दोस्तों नमस्कार, मैं अमिताभ आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में, जहां पर हम आपके द्वारा फील्ड में फेस की जाने वाली कठिनाइयों को, चैलेंजेस को लीगल एस्पेक्ट के हर एक पहलू पर पड़ताल कर कर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और इसी कड़ी में आज मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूं और मुझे सब्सक्राइबर्स के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बहुत सारे मैसेजेस मिले और कई सारी रिक्वेस्ट मिली कि पर्लवाइन में आरडीए के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया जाए, क्योंकि पर्लवाइन में आरडीए के कॉन्सेप्ट को समझने में और इसको समझाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और आप देखेंगे कि पर्लवाइन की वेबसाइट पर भी आरडीए के विषय में कुछ खास नहीं बताया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आरडीए के बारे में बहुत ही डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, टेक्निकल है, पेचीदा है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आरडीए के विषय में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप शांति, धैर्य और पूरी एकाग्रता के साथ अंत तक देखें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट आज के बाद दोबारा कभी भी परेशान नहीं करे। आज हम जानेंगे कि आरडीए क्या है, इसका क्या मतलब है और पर्लवाइन के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या रेलेवेंस है, और जो हमारे फ्रेंड्स पर्लवाइन कर रहे हैं उनको ये आरडीए समझना क्यों ज़रूरी है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप बहुत सारा एफर्ट करें लेकिन आपके पास टूल्स अच्छे नहीं हो, उपयुक्त टूल्स नहीं हो, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही इस पर्लवाइन बिजनेस के साथ है कि अगर आपको सही नॉलेज नहीं है तो आपके काफ़ी एफर्ट करने के बाद भी आपको रिजल्ट काफ़ी कम मिलता है। तो आज हम पर्लवाइन में आरडीए के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ताकि हम फील्ड में लोगों को जवाब दे सकें। पर्लवाइन में आरडीए की चर्चा क्यों होती है, इसको समझते हैं। क्योंकि सबसे पहले ये जान लें कि एक डीपी, जो पर्लवाइन का डिजिटल पॉइंट है, वो एक यूएसडी के, यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट माना गया है। तो चूंकि यूएस डॉलर एक फॉरेन करेंसी है, तो जब बात फॉरेन करेंसी की करेंगे तो फिर हमें आरबीआई के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई हमारी सेंट्रल बैंक है और आपको पता है कि जितनी भी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड मैटर है वो आरबीआई के परव्यू में आता है। तो सबसे पहले हम पर्लवाइन की वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ पर ट्रांजैक्शंस टू इंडिया में आरडीए का क्या रोल है इसको देखेंगे, और उसके बाद आरडीए की विशेष जानकारी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले पर्लवाइन की वेबसाइट पर। पर्लवाइन की वेबसाइट पे टर्म्स ऑफ सर्विसेज आता है सबसे बॉटम में, और जब आप टर्म्स ऑफ सर्विसेज में जाएंगे तो आपको आगे वहाँ पे देखने को मिलेगा ट्रांजैक्शंस टू इंडिया, जो यहाँ आप देख पा रहे हैं। हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने पीडीएफ पे पेस्ट करेंगे। तो चलिए अब पीडीएफ पे चलते हैं और इसको वहाँ समझने का प्रयास करते हैं। ट्रांजैक्शंस टू इंडिया। पर्लवाइन प्रोसेसेज ट्रांजैक्शंस टू इंडिया pursuant to rupee drawing arrangements RDA as established by the Reserve Bank of India. You understand that use of the service for commercial purposes or contributions to charitable organizations is prohibited. यहाँ बताया गया है कि पर्लवाइन भारत में जो ट्रांजैक्शन होता है वो रिजर्व बैंक के द्वारा स्थापित आरडीए के माध्यम से होता है, और आप समझिए इस बात को कि इसके सर्विस का प्रयोग कॉमर्शियल पर्पसेज और कंट्रीब्यूशंस टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। अब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके समझने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पे आप देखिए ये लिंक दिया हुआ है। हम इस लिंक को क्लिक करेंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे जाएंगे।
आरबीआई ने आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में हर चीज़ का लिंक दे रखा है, पर इन सब को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि विदेश से जो पैसा आता है वो किन किन तरहों से आता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड रेमिटेंसेज भारत में दो तरह से आते हैं, एक बैंकिंग सिस्टम से आता है और एक पोस्टल मीडियम से आता है। और जब बैंकिंग रेमिटेंस की बात करेंगे तो इसका दो तरीका है। पहला है MTSS मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम और दूसरा है RDA रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट। तो RDA तक पहुंचने से पहले हम लोग MTSS को समझते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये MTSS RDA से कैसे डिफरेंट है। तो MTSS को समझते हैं। इट इज़ अ वे टू ट्रांसफरिंग पर्सनल रेमिटेंसेज फ्रॉम अब्रॉड टू बेनिफिशियरीज इन इंडिया। मतलब भारत में अगर कोई पर्सनल रेमिटेंस विदेश से आता है भारत के बेनिफिशियरीज के लिए, तो उसके लिए MTSS का प्रयोग होगा। ओनली इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंसेज इनटू इंडिया आर परमिसिबल। मतलब केवल इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंस के लिए ये परमिसिबल है, और इसको अगर आप MTSS के माध्यम से पैसा मंगाते हैं तो इट नीड्स परमिशन, इसको परमिशन चाहिए फ्रॉम रीजनल ऑफिस कंसर्न्ड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट RBI टू ऑपरेट अंडर MTSS फ्रेमवर्क। इसका मतलब हुआ कि अगर आप MTSS के माध्यम से पैसा मंगाते हैं तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है उसके कंसर्न रीजनल ऑफिस से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप MTSS फ्रेमवर्क के अंदर आप पैसा मंगा सकते हैं, इनवर्ड रेमिटेंस भारत में अब्रॉड से ला सकते हैं। और साथ ही साथ PSS एक्ट भी इसमें सक्रिय हो जाता है, पेमेंट एंड सिस्टम्स सेटलमेंट एक्ट का भी इसमें रोल है। तो अब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से RDA और MTSS के बारे में जो लिखा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं FAQ में रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट के विषय में लिखा है कि व्हाट इज़ रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट। तो इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो लिखा है इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके अपने PDF में पेस्ट करेंगे। तो चलिए इसको कॉपी करके हमने PDF में पेस्ट कर रखा है आपके लिए। तो अब हम PDF की ओर चलते हैं। व्हाट इज रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट, RDA क्या है? रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट इज अ चैनल टू रिसीव क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज फ्रॉम ओवरसीज जुरिस्डिक्शंस। इसका अर्थ हुआ कि बाहर के देशों से जो भी पैसा भारत आता है क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के तौर पे, उसका एक चैनल है जिसका नाम है RDA। अंडर दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के अंतर्गत द ऑथराइज्ड कैटेगरी 1 बैंक्स एंटर इनटू टाई-अप्स विद द नॉन-रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेज इन द FATF compliant countries to open and maintain their Vostro accounts। इसका मतलब हुआ कि इस अरेंजमेंट के तहत जो ऑथराइज्ड कैटेगरी 1 बैंक हैं वो FATF कंप्लायंट कंट्रीज के नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेज के साथ एक टाई अप करते हैं ताकि वो अपने वॉस्ट्रो अकाउंट में को मेंटेन करके वहाँ का रेमिटेंस प्राप्त कर सकें। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आपने देखा कि मुख्य तौर पे 4 टर्म का इसमें यूज हुआ है। पहला ऑथराइज्ड कैटेगरी 1 बैंक क्या है, दूसरा नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेज, थर्ड FATF कंप्लायंट और चौथा वॉस्ट्रो अकाउंट। ये 4 टर्म हैं जो थोड़े से समझने लायक है। तो आइए इसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं ताकि RDA का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो सके। Authorized Category 1 Bank. Authorized dealers are the institutions that have the license from the RBI to sell and buy the foreign currencies as per Foreign Exchange Management Act 1999। मतलब ऑथराइज्ड डीलर्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको फॉरेन करेंसी को खरीदने और बेचने के लिए
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस प्राप्त हुआ है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अनुसार। आगे पढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑन एन एप्लीकेशन may authorize any person to be known as an authorized person to deal in foreign exchange as an authorized dealer। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आप एप्लीकेशन देके किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन को फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए रिजर्व बैंक एज ऑथराइज्ड डीलर ऑथराइज कर सकती है। नीचे लिखा है कि ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी बैंक्स इज वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स अप्रूव्ड बाय आरबीआई अंडर सेक्शन 10 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो आइए आपको बताता हूँ कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है उसमें 6 कैटेगरीज हैं, 6 टाइप्स के ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स बताए गए हैं। तो उसमें से ही जो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक हैं, ये उसमें से ही एक टाइप है जिसको फेमा के तहत आरबीआई के द्वारा अप्रूव किया गया है मनी चेंजर के रूप में। आगे पढ़ते हैं। NAMC, अभी आप ध्यान दीजिएगा, AMC ऑथराइज्ड मनी चेंजर को बोलते हैं। NAMC इज अ फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर परमिटेड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेज। एक AMC जो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर है वो फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए ऑथराइज किया गया होता है। अब आगे आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे ऑथराइज्ड डीलर के 3 कैटेगरी हैं, 1, 2 और 3। इन सभी का लिस्ट दिया हुआ है। तो आइए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिंक पे ले चलता हूँ जहाँ से आप इन ऑथराइज्ड डीलर्स का नाम देख सकते हैं, इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। ये आप आरबीआई के पेज में आ गए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो एडीज लिस्ट लाइसेंसीज हैं, एडी मतलब ऑथराइज्ड डीलर्स, इसमें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 हैं। आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए ऑथराइज्ड कैटेगरी 1 बैंक की लिस्ट आपके सामने है। इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, बार्कलेज बैंक, बहुत सारे बैंकों की आपको इसमें लिस्ट मिल जाएगी। आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके इन लिंक्स को क्लिक करके आप इन बैंकों का डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक डाल दूंगा ताकि आप खुद से इसको देखें और पढ़ के समझ सकें। दूसरी कैटेगरी है कैटेगरी 2। आइए इसको देखते हैं। कैटेगरी 2 में जितने भी ऑथराइज्ड डीलर हैं और वो अलग अलग जो महानगर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, उसमें बताए गए हैं। जैसे मैं आपको मुंबई का ओपन करके दिखाता हूँ। ये मुंबई की लिस्ट आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ मैं। ये 15 दिसंबर 2020 को फाइनली अपडेट हुआ है और ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, 108 पेज की है। और इसमें आप जितने भी ऑथराइज्ड डीलर्स हैं उनकी लिस्ट दी गई है जिसको आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी है कैटेगरी 3 और आप ये देख सकते हैं कैटेगरी 3 में लिस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल है। 6 बैंक हैं टोटल। तो अब हम अपने पीडीएफ पे चलते हैं। जो इसमें दूसरा टर्म आपने पढ़ा वो था नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेज। तो जानते हैं ये क्या है। देयर आर कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which are licensed and regulated by the competent authority in the sending country for sourcing the funds for the remitters। मतलब कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस दिए गए और रेगुलेट किए गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सेंडिंग कंट्रीज में हैं जिनको नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेज कहा जाता है। ये परिभाषा हमने आरबीआई की वेबसाइट से ही, ये जो लिंक नीचे आपको दिख रहा है उसमें से लिया है। तो पहले आपको इस लिंक पे लेके चलते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं व्हाट आर नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेज और इसका डेफिनेशन भी आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं।
जो मैंने कॉपी करके अपने PDF में आपको दिखाया है। तो आप समझ गए होंगे कि नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेज वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको सेंडिंग कंट्रीज के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस दिया गया होता है और रेगुलेट किया जाता है ताकि वो रेमिटर के लिए फंड को सोर्स कर सके। जो RDA की डेफिनेशन में तीसरा और इम्पॉर्टेंट टर्म आपने पढ़ा था वो था FATF कंप्लायंट। तो आइए इसको समझते हैं। पहले FATF क्या होता है। FATF का मतलब होता है कि द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये मनी लॉन्ड्रिंग पे बनाया गया था 1989 में। G7 जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके इनिशिएटिव पे, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट किया जा सके, उससे लड़ा जा सके। तो नए अर्थों में कहा जाए तो FATF वॉज लाइक अ ग्लोबल वॉचडॉग टू टैकल मनी लॉन्ड्रिंग। इनिशियली शुरुआत में सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए ही FATF था, बट इट्स रोल बिकेम प्रोमिनेंट आफ्टर 9/11 टेरर अटैक। अमेरिका में जो 9/11 टेरर अटैक हुआ था, उस अटैक के बाद FATF का जो परव्यू है वो टेरर फंडिंग तक भी पहुंचाया गया। मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए जो फंड किया जाता है उन तक भी FATF का परव्यू बढ़ाया गया। और 25 जून 2010 को भारत इसका 34th कंट्री मेंबर बना। अभी वर्तमान में देयर आर 39 कंट्रीज जो इसके मेंबर्स हैं। भारत भी उसमें से शामिल है। और जैसा कि मैंने आपको G7 कंट्रीज़ के बारे में बताया, जिसमें कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड USA है, उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो इसमें दो तरह की लिस्ट है FATF कंट्रीज़ में। एक तो उसमें ग्रे लिस्ट है, जैसे अल्बानिया, बहामास, बारबोडास, येमेन, सीरिया, पनामा, युगांडा, पाकिस्तान और कुछ कंट्रीज़ हैं जो इनकी ग्रे लिस्ट में आते हैं, जिन पे वॉच रखा जाता है। और कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको सुधरने का मौका देने के बावजूद भी जब वो टेरर फंडिंग को नहीं रोकते तो उनको ब्लैक लिस्ट कंट्री में डाल दिया जाता है। जैसे ईरान और नॉर्थ कोरिया दो ऐसे देश हैं जो FATF में ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं। और आप देख भी पाते होंगे कि इन कंट्रीज़ में पर्ल वाइन आपका रन नहीं कर रहा है। आपने जो चौथा टर्म पढ़ा था वो था वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो अकाउंट्स। देखिए, चूँकि ये बड़ा ही पेचीदा और टेक्निकल बात है, तो मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। GT बैंक एक नाइजीरियन बैंक है जो कि अपने कस्टमर्स को, यूनाइटेड स्टेट्स में जो लोग रहते हैं इनके, तो उनको रेमिटेंस के माध्यम से डॉलर्स भिजवाता है। लेकिन चूँकि GT बैंक का कोई फिजिकल प्रेजेंस यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है, तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का ही एक बैंक है, सिटी बैंक, जिसके साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसमें कि सिटी बैंक ने GT बैंक नाइजीरिया के लिए एक बाकायदा अकाउंट ओपन करके रखा है, जिससे कि वो US डॉलर में डील कर सके। तो इस तरीके से जो US के कस्टमर्स के द्वारा US डॉलर्स रिसीव किया जाता है और जो GT बैंक नाइजीरिया में कस्टमर्स US डॉलर भेजना चाह रहे हैं, तो उनका US डॉलर जो है वो सिटी बैंक के उस अकाउंट में डिपॉजिट होता है जो नाइजीरियन बैंक ने सिटी बैंक में खोल रखा है। जब ऐसा करते हैं तो फाइनली जो भी पैसा सिटी बैंक में जमा होता है, तो सिटी बैंक उसको स्विफ्ट कोड के माध्यम से GT बैंक का जो अकाउंट है नाइजीरिया में, उसमें पैसा पहुंचा देती है। अब यहाँ स्विफ्ट कोड की बात हो रही है, तो स्विफ्ट का मतलब होता है कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशंस। आप भी जब पर्ल वाइन में पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है, तो इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो ये स्विफ्ट जो है वो एक मेंबर ओन्ड कोऑपरेटिव है जो कि सेफ और सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफर करता है। तो जब ये ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है तो GT बैंक डॉलर डिनोमिनेटेड फंड रिसीव करती है, उसको अपने लोकल करेंसी में कन्वर्ट करती है। जैसे नाइजीरिया का नायरा है तो नायरा में कन्वर्ट करती है और उसके बाद वहाँ के लोगों के लोकल अकाउंट्स में उसको डिपॉजिट करती है।
तो अगर देखा जाए तो सिटी बैंक में जो जीटी बैंक का खाता है जिसमें वो यूएस डॉलर डालते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो एक नॉस्ट्रो अकाउंट हुआ। और सिटी बैंक के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसने जीटी बैंक का वॉस्ट्रो अकाउंट यूएस डॉलर में डील करने के लिए अपने पास खोला हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वॉस्ट्रो अकाउंट और नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब समझ में आया होगा। बेसिकली ये दोनों डोमेस्टिक बैंक के टर्मोलॉजी में है। इसका मतलब होता है कि आप हमारा रिकॉर्ड मेंटेन करें और हम आपका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो ये नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो टर्म बैंकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जब एक बैंक दूसरे बैंक में अपना पैसा रखता है। तो दोनों बैंकों को अपना अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो नॉस्ट्रो अकाउंट एक तरीका है कि दूसरे बैंक के खाते में आपका कितना पैसा जा रहा है या जमा हो रहा है, तो उसका जो हिसाब किताब या लेजर होता है उसको मेंटेन करने का नॉस्ट्रो अकाउंट के द्वारा किया जाता है। और उस अकाउंट से जितना भी पेमेंट जमा हो चाहे उससे विड्रॉ किया जाता है उसका प्रॉपर हिसाब रखा जाता है दोनों बैंकों के द्वारा। इसीलिए नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो एक साथ इस्तेमाल किया जाने वाला टर्मोलॉजी है। तो आप समझ गए होंगे कि जब कहीं से पैसा आता है तो वो बैंक भी अपना हिसाब रखती है और जो रेमिटर के बैंक में पैसा आता है तो रेमिटर का बैंक भी उसका हिसाब रखता है। तो ये नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। तो हम फाइनली देखते हैं कि आरडीए क्या है। तो रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट इज अ चैनल टू रिसीव क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज फ्रॉम ओवरसीज जुरिस्डिक्शन। मतलब बाहर के देशों से जब पैसा भारत में आता है उसको रिसीव करने का जो चैनल है, जो अरेंजमेंट है, उसको आरडीए कहते हैं, जिसमें ऑथराइज्ड कैटेगरी 1 बैंक दूसरे नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेज के साथ टाई अप करते हैं ताकि वो अपना वॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन कर सकें। इसके बारे में और डिटेल से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसका मैंने लिंक यहाँ पे आपको दिखा रखा है। इस लिंक पे जब हम जाते हैं तो मास्टर डायरेक्शंस का पेज खुलता है और इसमें जितने भी आपको फॉरेन करेंसी से रिलेटेड वॉस्ट्रो अकाउंट जो नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेज खोलेंगे उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और कैसे अकाउंट मेंटेन होगा और इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ये सब इसमें लिखे हुए हैं। आप आरबीआई की साइट पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। अब हम अपने पीडीएफ पेज की तरफ चलते हैं। अब जब बात करते हैं कि ऐसे अरेंजमेंट्स के लिए क्या क्या परमिशन चाहिए, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ओनली फॉर द फर्स्ट अरेंजमेंट विच द एडी कैटेगरी 1 बैंक एंटर्स इनटू with the non-resident exchange houses for RDA requires RBI permission। मतलब सिर्फ जब पहली बार ये अरेंजमेंट होता है तब ऑथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी 1 बैंक जो हैं, जो दूसरे देशों के नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेज के साथ ये आरबीआई के परमिशन के साथ इस अरेंजमेंट में एंटर करते हैं। लेकिन दूसरी बार जब आप ऐसा करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पहली बार में ही परमिशन लेना है। लेकिन इसमें आगे लिखा हुआ है कि सब्सिक्वेंटली एडी कैटेगरी 1 बैंक्स में इंटर इनटू आरडीए सब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस एंड इन्फॉर्म द रिजर्व बैंक। मतलब आप अगली बार जब विड्रॉ करते हैं तो आपको आरबीआई को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, परमिशन ज़रूरी नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जब हम पहली बार पर्लवाइन अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो कई बार 3 दिन 2 दिन 4 दिन भी लग जाता है, क्योंकि पहली बार में आपको आरबीआई के अप्रूवल की आवश्यकता होती है। लेकिन आप देखते हैं जब दूसरी बार आप वही पैसा निकालते हैं तो आपका पैसा 1 घंटे और 2 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। जैसा कि यहाँ भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि परमिशन यू नीड ओनली फॉर द फर्स्ट अरेंजमेंट विद द एडी कैटेगरी 1 बैंक। तो जब आप पहली बार पैसा निकालते हैं पर्लवाइन के खाते से अपने बैंक में तो आपको इसलिए कंसिडरेबल टाइम लगता है, लेकिन दूसरी बार में आप पैसा बहुत ही कम टाइम में निकाल पाते हैं। सो आपने यहाँ पे पाया कि देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन परमिशन रिक्वायर्ड फॉर इनवर्ड रेमिटेंसेज थ्रू एमटीएसएस एंड आरडीए। मतलब आरडीए के और एमटीएसएस के दोनों के परमिशन में थोड़ा फर्क है।
जहां आपको MTSS के लिए फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट के कंसर्न रीजनल ऑफिस से आपको परमिशन लेना पड़ता है PSS एक्ट के तहत। वहीं पर RDA के तहत जब आप पहली बार RDA में पैसा मंगाते हैं तो आपको यू नीड टू टेक फर्स्ट टाइम अप्रूवल फ्रॉम RBI एंड लेटर ऑनवर्ड्स यू नीड टू इन्फॉर्म द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इनके ऑथराइज्ड कैटेगरी 1 बैंक करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस भी मैंने आपको बताया। वैसे रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट का भी 3 टाइप होता है। RDA के 3 कैटेगरी होती है। पहला DDA, जिसको डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी एजेंसी बोलते हैं, दूसरा नॉन DDA, नॉन डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी एजेंसी, और तीसरा स्पीड रेमिटेंस प्रोसीजर। इसको आप ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, लेकिन आपको मैं मोटा मोटा एक बात बताना चाहता हूं कि जो स्पीड रेमिटेंस प्रोसीजर होता है उसमें एक्सचेंज हाउसेज पेमेंट भेजती है, उसमें नाम, एड्रेस और स्विफ्ट कोड के माध्यम से आपको पेमेंट दिया जाता है। तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास जब कोई पैसा पहुंचता है तो आपको नाम, आपका एड्रेस, मतलब आपकी KYC करनी पड़ती है और साथ में आपको स्विफ्ट कोड देना पड़ता है। तो RDA में भी जो स्पीड रेमिटेंस प्रोसीजर है उसके माध्यम से पैसा बहुत ही जल्दी आता है जब आप दोबारा कभी विड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद से आपको पर्ल वाइन में RDA का क्या रोल है और RDA के तहत पैसों का अरेंजमेंट कैसे होता है, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने वैल्यूबल कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपसे फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए